आप सबका स्वागत है बैंक सतीश चैनल पर। आज जो है हम 3 और 4 दिसंबर का जो है डेली करंट अफेयर्स उसको कवर करेंगे माइंड मैपिंग फॉर्म में। ठीक है, थोड़ा क्लास डिले हो गया, 9 बजे स्टार्ट करना था बट अभी 10 होने वाले हैं तो लेट हो गया, बट कोई बात नहीं। ठीक है, थोड़ा कंटेंट बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। उसके बाद साउंड चेक कर लेता हूँ, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको न्यूज़ मिलने वाला है कि आरबीआई ने एसबीआई, आईसीआईसी बैंक और एचडीएफसी को डोमेस्टिकली डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक जो है इस लिस्ट में रखा गया है 2025 के लिए। ठीक है, और बैंक्स को डिक्लेयर किया गया है टू बिग टू फेल। अगर ये 3 बैंक जो आपको दिख रही है अगर वो फेल हो गई तो पूरी की पूरी इंडिया की जो इकोनॉमी है ये कोलैप्स हो सकती है, तो इसीलिए इसको बोला गया है टू बिग टू फेल। ठीक है, अब जो भी बैंक्स डी सेप के अंतर्गत आती है उनको मेंटेन करना पड़ता है हायर कॉमन इक्विटी टायर 1 का कैपिटल। अब ये क्या रहता है कॉमन इक्विटी टायर 1 का कैपिटल? ये जो है एक साइड से बैंकिंग सेक्टर में एक साइड से कोर कैपिटल रहता है, ये एक साइड से कुशन की तरह काम करता है। ठीक है, अगर बैंक कभी इमरजेंसी में कुछ पड़ गई या तो बात करें फंडिंग की जरूरत पड़ गई, तब ये कैपिटल 1 जो आपको मिलने वाला है टायर कैपिटल 1, यहाँ से पैसे निकाले जाते हैं, सिर्फ इमरजेंसी के टाइम में ही निकाले जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ज़्यादा रखना पड़ता है एज कंपेयर टू अदर्स बैंक। ठीक है, जो भी दूसरे बैंक हो गए, एक्सिस बैंक हो गया, बंधन बैंक हो गया, इंडसइंड बैंक होगी, ठीक है, पीएनबी हो गया, तो इनसे जो है कम इनसे जो है ज़्यादा कैपिटल रखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा ये जो डेटा मिल रहा होगा, ये जो डीसेप बनाया गया है इनको 31 मार्च 2025 से बनाया गया। ठीक है, तो हम पहले बात कर लेते हैं बकेट्स के बारे में। ये जो आपको दिख रहा है कॉमन इक्विटी टायर 1, इसके अंतर्गत पहली चीज़ बकेट्स रहती है। बकेट कितने रहते हैं? बकेट 5 रहती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तरह के बकेट्स रहती है। उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपको मिलेंगे रिस्क वेटेड एसिड, उसके हिसाब से रिस्क वेटेड एसिड कितनी रखनी पड़ती है बैंक्स को जो है आरबीआई बताता है। ठीक है, अभी के टाइम पे आप देख सकते हो, जैसे एसबीआई के बारे में बात करें तो एसबीआई को बकेट 4 में रखा गया है। बकेट 4 के अंतर्गत 0.80% का जो है रिस्क वेटेड एसिड रखना होता है। हम आगे कवर करेंगे कि रिस्क वेटेड एसिड होता क्या है। अगर बात करें एचडीएफसी की, तो एचडीएफसी को आपको मिलेगा कि बकेट 2 में रखा गया है, उसमें आपको मिलेगा 0.40% में रखा गया है। आईसीआईसी बैंक में मिलेगा बकेट 1 जो कि आपको मिलेगा 0.20% में रखा गया है। ठीक है, रिस्क वेटेड एसिड में रखा गया है। अभी हमें समझने वाली चीज़ें क्या क्या है, मैंने आपको एक तो आपको ये समझा दिया कि कॉमन इक्विटी टायर कैपिटल क्या है और बैंक्स को जो है ज़्यादा रखना पड़ता है जो भी डीसेप के अंतर्गत आती है। अब हमें नेक्स्ट जो समझना पड़ेगा वो समझना पड़ेगा कि रिस्क वेटेड एसिड क्या है। अब ये 0.80% ऑफ रिस्क वेटेड एसिड का मतलब क्या, हम इसको समझते हैं। तो नेक्स्ट टाइम में ले जाता हूँ आपको। तो रिस्क वेटेड एसिड के बारे में बात करें तो आप इस तरह से एग्जांपल ले सकते हो कि बैंक जब किसी बड़े कंपनी को लोन दे रही हो तो वो बड़ा कंपनी को जब लोन देंगी बैंक तो वो आएगा लो रिस्क के अंतर्गत। ठीक है, अगर किसी स्मॉल बिजनेस को लोन दे रही हो जो कि हाईली रिस्की रहता है, स्मॉल बिजनेस क्या पता चल पाए ना चल पाए, तो उस केस को रखा जाएगा हाई रिस्क में रखा जाता है बैंक की तरफ से। तो एक देख सकते हो, एक लो रिस्क में रखा गया, एक हाई रिस्क में रखा गया। एक लो रिस्क और हाई रिस्क का जब हम एवरेज निकालेंगे, ठीक है, तो उसी को बोला जाएगा रिस्क वेटेड एसिड। जैसे मान लेते हैं किसी को, यहाँ पे मैंने एग्जांपल देकर रखा है, 100 करोड़ रुपए जो है आपको मिलने वाला है, दोनों को जो है 100 करोड़ रुपए लोन दिया जा रहा है। ठीक है, तो जो रिस्की वन रहेगा उसको ज़्यादा वेट दिया जाएगा। ठीक है, जैसे बात करें जो स्मॉल बिजनेस है ये रिस्क में है ज़्यादा, तो इसको ज़्यादा वेट जो है दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि जो RWA है वो एसिड मल्टीप्लाई बाय जो रिस्क लेवल है उससे डिसाइड होता है। एसिड मतलब जैसे बात करें कि स्मॉल बिजनेस हैं तो इसके पास कुछ बिल्डिंग होंगी, एसिड ऐसा जो भी इनके पास एसिड पड़ा रहेगा वो मल्टीप्लाई बाय रिस्क लेवल, किस तरह का इनका रिस्क रहने वाला है। ठीक है, लो हाई मीडियम जो है ये रिस्क रहते हैं कुछ, तो इस पे जो है इनको बांटा जाएगा। अब ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तब बनेगा हमारा रिस्क वेटेड एसिड। सिंपल लैंग्वेज में यही कहना है कि आरबीआई जो है जो रिस्क वेटेड एसिड है इससे डिसाइड करता है कि बैंक को कितना कैपिटल की ज़रूरत है, अगर लॉसेस हुए तब भी वो कवर कर लेगा। ठीक है, तो आरबीआई ने इस बार जो डीसेप है जिसके अंदर इस बार नहीं मतलब एसबीआई के बारे में बात करें तो एसबीआई पहला डीसेप था, उसके बाद आपको मिलेगा एचडीएफसी, फिर मिलेगा आईसीआईसी बैंक, तब से कंटिन्यूसली ये 3 बैंक ही जो है एज अ डीसेप बनाया जा रहा है। ऐसा नहीं है सिर्फ बैंक को ही जो है डोमेस्टिकली
सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक बनाया जाता है। इसके बाद आपको इंश्योरेंस भी मिलने वाली है, इंश्योरेंस को भी जो है बनाया जाता है, ठीक है। तो इनको भी जो है डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस के नाम से जाना जाता है। अभी के टाइम पे अपकमिंग आपको डेज में क्या पता इनके भी लिस्ट मिले। 2024 के बारे में बात करें या 2020 से जब से देना चालू किए हैं IRDAI इंश्योरेंस डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तब से आपको 3 कंपनीज मिलेंगी। एक तो आपको LIC मिलेंगी, एक तो आपको GIC मिलेंगी जनरल इंश्योरेंस कंपनी, और तीसरी मिलेगी न्यू इंडिया अश्योरेंस कंपनी। तो ये 3 जो है एज अ इंश्योरेंस का काम करती है DSEP के अंतर्गत, ठीक है। और एक और रहता है DSEP के अंतर्गत, आपको DSEP के अंतर्गत नहीं बोल सकते, जैसे कि DSEP बैंक के लिए है, वैसे एक DSEP इंश्योरेंस के लिए होता है, वैसे एक DSEP NBFCs के लिए भी होता है। NBFCs के लिए पहले नाम NBFCs रखा जाता था, अभी के टाइम पे उसको अपर लेयर कर दिया गया है, ठीक है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, 2 इंपॉर्टेंट होता है हमारा बैंक और इंश्योरेंस, ये 2 इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो रिस्क वेटेड एसिड है 0.80 का मतलब क्या हुआ यहाँ पे। अभी जो 0.80 रखा गया है, इसको भी एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। छोटा सा एग्जांपल मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में समझाता हूँ। पहले तो आपको ये तो समझ आ गया होगा रिस्क वेटेड एसिड क्या है, कि बैंक को कितना एसिड रखना है। बैंक का जो एसिड है वो डिसाइड करता है कितना वो रिस्की रहने वाला, मतलब जो लोन देने वाला है उसमें डिसाइड किया जाता है कि कितना रिस्की रहने वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो जो 0.80% है ये क्या है, एक तरह से जो SBI का जो है एक तरह से सेफ्टी कुशन रहने वाला है, जो कैपिटल टायर 1 का जो कैपिटल है इसके अंतर्गत जो सेफ्टी कुशन के अंतर्गत ये रहने वाला है, ठीक है। तो हम आगे कवर करते हैं क्या है ये 0.80%। ये आपको एक एग्जाम्पल मिल रहा होगा कि रिस्क वेटेड एसिड जो है निकाला गया है 1 लाख करोड़ रुपए का, 100 लाख करोड़ रुपए का, ठीक है। इसके अंतर्गत कोई भी लोन हो सकता है, ठीक है। इसके अंतर्गत लो रिस्क लोन भी हो सकता है जिसमें स्मॉल बिजनेस को दिया गया हो, या तो इसके अंतर्गत हाई रिस्क लोन भी हो सकता है जिसके अंतर्गत जो बड़े बड़े कंपनीज हैं उनको दिया गया हो। टोटल कैलकुलेट करें तो 100 लाख करोड़ रुपए का जो है आपको एज अ रिस्क वेटेड एसिड मिलने वाला है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया कि SBI को 0.80% रखना है। अब 0.80% का मतलब क्या हुआ, आप अगर 1 लाख 1 लाख क्यों बोल रहा हूँ मैं, 100 लाख करोड़ के बारे में बात करें, अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा कि 80 करोड़ रुपए जो है आपको मिलने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि 80 करोड़ रुपए जो है एज द सेफ्टी कुशन के तौर पे जो टायर 1 कैपिटल है उसके अंतर्गत रखना पड़ेगा। अगर बैंक का कभी दिक्कत हो गई इमरजेंसी के टाइम पे तो ये फंड जो है यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो एक्स्ट्रा सेफ्टी बफर जो है स्पेशली SBI, ICICI बैंक और HDFC बैंक को रखना पड़ता है। सारे बैंक के लिए एप्लीकेबल नहीं है, मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, सारे बैंक को रखने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो DSEP होती है इनको रखने की जरूरत पड़ती है क्योंकि ये टू बिग टू फेल है। अगर ये फेल होगी तो हमारी इकोनॉमी, इंडिया की इकोनॉमी जो है पूरी की पूरी कोलैप हो जाएगी। तो इसी की वजह से इनको एक्स्ट्रा बफर रखने के लिए बोला जाता है इमरजेंसी के टाइम के लिए, ठीक है। अगर बात करें DSEP बकेट्स की, तो मैंने आपको बताया था बकेट्स कितने हैं, बकेट्स आपको 5 मिलने वाले हैं, ठीक है। बकेट 5 मिलेंगे 0 से लेके 5 तक, ठीक है। तो यहाँ पे जो नॉट DSEP है, जो DSEP नहीं है उनके लिए 0% जो है आपको मिलता है टायर 1 कैपिटल। उसके बाद बात करें जो आपको बकेट 1 उसके लिए आपको 0.20% मिलेगा, बकेट 2 के लिए आपको 0.40% मिलेगा, बकेट 3 के लिए 0.60% मिलेगा, बकेट 4 के लिए आपको 0.80% मिलेगा जिसमें आपको SBI मिलने वाला है, और अगर वेरी हाई रखा गया हो तो बकेट 5 में आएगा, 1% में आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो 1% ऑफ द रिस्क वेटेड एसिड यहाँ पे रखना पड़ता है, ठीक है। अगर DSEP के बारे में बात करें तो DSEP पहली बार जुलाई 2024 में इंट्रोड्यूस किया गया था। पहली बार जो DSEP बनाया गया था वो SBI को 2015 में बनाया गया था, उसके बाद ICICI बैंक को 2016 में, उसके बाद HDFC को 2017 में। कुछ इंडिकेशंस हैं जैसे कितना बड़ा कंपनी है उस पर डिपेंड करता है, कॉम्प्लेक्सिबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी और उसके साथ इनकरेक्टेडनेस, ये कुछ की इंडिकेटर है जिसके बेस पे DSEP को डिसाइड किया जाता है। अगर फॉरेन बैंक्स हैं तो फॉरेन बैंक को जो है एज अ ग्लोबल सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक के तौर पे जाना जाता है, तो इनको भी एडिशनल आपको मिलेगा CET1 सरप्लस रखना पड़ता है हमारे इंडिया में। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फॉरेन बैंक्स होती है, जैसे कि बात करें कि सिटी यूनियन बैंक, ठीक है, तो इनको एक्स्ट्रा जो है या HSBC बैंक, इनको जो है एक्स्ट्रा ग्लोबल सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक की तरह से एक्स्ट्रा कैपिटल रखना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट में बढ़े तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स के अंतर्गत आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। तो अभी के टाइम पे इन्होंने लॉन्च किया है नॉन इंट्रूसिव
यूजेस ऑफ डेटा टू गाइड एंड एनेबल फेज 2 कैंपेन। इसके अंतर्गत क्या रहने वाला है, कोई भी पर्सन, कोई भी फॉरेनर, या तो कोई, हम फॉरेनर नहीं सॉरी, कोई इंडिया का पर्सन है, ठीक है, इंडिया कोई बिजनेसमैन ले लेते हैं हम एग्जांपल, इंडिया का बिजनेसमैन है, इसके पास फॉरेन एसिड पड़ा हुआ है, और अगर ये फॉरेन एसिड डिक्लेयर नहीं करेगा फेज 2 के अंतर्गत, फेज 1 ऑलरेडी हो चुका है, तो फेज 2 के अंतर्गत तो जो ऑफिसर रहेगा, जो CBDT से आएंगे, वो पेनल्टी लगा सकते हैं। तो इनको एक चांस दिया गया है, जो भी इंडिया के बिजनेसमैन या तो इंडिया के जो भी लोग हैं, उनका कोई भी फॉरेन एसिड है, कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई स्टॉक है, या कोई भी चीज़ है, फॉरेन का कोई भी चीज़ पड़ा है इनके पास, कोई घर लेके रखा है कहीं बाहर फॉरेन में, तो वो एसिड जो है डिक्लेयर करने का उनको टाइमलाइन देके रखा है। अगर वो एसिड डिक्लेयर कर देंगे तो उनके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगेगी, ठीक है, ऐसा कुछ कहना है इस कैंपेन के अंतर्गत। मतलब क्या हुआ इसका, इनडायरेक्टली मेरा कहने का मतलब यही है कि एक तरह कैंपेन लॉन्च किया गया है, जिसके अंतर्गत चांसेस दिए गए हैं इंडियंस को कि वो अपना जो फॉरेन एसिड है वो डिक्लेयर कर दे, जिसकी वजह से उनके ऊपर पेनल्टी ना लगे। सिंपल सा है न्यूज़, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, कि वॉलंटरी जो भी इनके पास फॉरेन एसिड है वो डिस्क्लोज करे, उसी वजह से स्टेप उठाया गया। उसके साथ ही इट इज़ अ CBDT इनिशिएटिव, जिसके अंदर डेटा एनालिस्ट, उसके साथ ग्लोबल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज इनपुट जो है वो लिया जाएगा, उसके बेस पे जो है डिटेक्ट किया जाएगा कि कोई भी मिसमैच है कि नहीं, जो भी एसिड और इनकम रिपोर्टिंग दी गई है उसमें, ठीक है। अब ये जो है आपको मिलेगा 28 नवंबर 2025 से चालू हो चुका है फेज 2, और ये 31 दिसंबर 2025 तक चलने का काम रहेगा। तो इसके बीच में किसी को भी लगेगा कि मेरे पास फॉरेन एसिड है, मेरे को, मैं बाद में पकड़ा जा सकता हूँ, तो पहले इन्फॉर्म करके बच सकते हैं इस कैंपेन के अंदर। कैंपेन पहला जो है आपको मिलेगा कि पिछले साल नवंबर 17 2024 में चलाया गया था, जिसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि 29,000 करोड़ रुपए तक फॉरेन एसिड जो है बरामद हुए हैं, ठीक है। और उसके साथ ही आपको मिलेंगे कि जो फॉरेन सोर्स इनकम है वो 1,000 करोड़ रुपए के आसपास मिलने वाला है, और बाकी सारे यहाँ पे कुछ स्टैटिक पॉइंट है, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आपको पेनल्टी मिलने वाली है, जहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है। फ्लैट पेनल्टी 10 लाख रुपए लगेंगे ही लगेंगे अगर डिस्क्लोज नहीं किया गया तो उसमें, ठीक है, फिक्स ये लगने वाला है। उसके बाद 30% ऑफ अनडिस्क्लोज जो भी फॉरेन इनकम है उसके 30% जो है टैक्स भी लगेगा, और 300% तक जो है टैक्स और भी ज़्यादा लग सकता है टैक्स पेयरेबल को, ठीक है। तो ये एडिशनल पेनल्टीज, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको एग्जाम के लिए ध्यान देते हुए चलना है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं दिल्ली का जो IGI एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अभी के टाइम पे ये इंडिया का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट बना है। अब वाटर पॉजिटिव का मतलब, वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट का मतलब क्या हुआ, जितना ये कंज्यूम करते हैं उतना ही ये जो है एक साइड से वाटर को बचाते हैं, हार्वेस्टिंग, रिसर्च, रिसाइकल और फिर ही चार्ज करते हुए, ठीक है। अभी के टाइम पे एक इवेंट हो रहा था वाटर इनोवेशन समिट 2025, वहां पे जो है IGI एयरपोर्ट, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो आपको मिलने वाला है दिल्ली का, उसको ये रिकमेंडेशन दिया गया है अंडर द नीति आयोग CII वाटर न्यूट्रलाइजेशन फ्रेमवर्क के अंतर्गत। ये एक तरह का फ्रेमवर्क है जिसके अंतर्गत बोला जाता है कि जो टोटल फ्रेश वाटर कंजप्शन है वो इक्वल हो किसी का भी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको जो है इस फ्रेमवर्क के अंदर लाया जाता है। अभी के टाइम पे कौन मिलने वाली है आपको, जो दिल्ली की IGI एयरपोर्ट है ये मिलने वाली। नेक्स्ट में बढ़े तो आपको मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस, इन्होंने लॉन्च किया है नक्शा और फिर लैंड स्टैक। अभी नक्शा और लैंड स्टैक क्या है, नक्शा के बारे में बात करें, नक्शा के अंतर्गत यहाँ पे आपको मिलेगा ड्रोन यूज किया जाएगा। क्या यूज किया जाएगा, ड्रोन यूज किया जाएगा। और जो भी लैंड्स हैं उसको जो है आपको मिलने वाला है, जो भी लैंड्स है उसको जो है मॉनिटर किया जाएगा और उसका प्रॉपर नक्शा बनाया जाएगा। अभी के टाइम पे जो लैंड रिकॉर्ड्स है वो पेपर ऑन पेपर है, तो उसको जो है ड्रोन टेक्नोलॉजी की हेल्प से उसको डिजिटलाइज किया जाएगा। अब जब डिजिटलाइज किया जाएगा तो उस वर्ड को बोला गया यहाँ पे लैंड स्टैक, ठीक है। डिजिटलाइज करके उसको कहाँ रखा जाएगा, या तो कोई एक प्लेटफॉर्म में रखा जाएगा, उसका नाम इन्होंने रख दिया है लैंड स्टैक, ठीक है। इसके बाद ही एक और वर्ड मिलेगा आपको, या तो एक और इनिशिएटिव मिलेगा यहाँ पे योर प्रो कार्ड। अभी योर प्रो कार्ड क्या है, इसके अंतर्गत जो प्रॉपर्टी का डिटेल है, प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट फॉर रजिस्ट्रेशन, म्यूटेशन, जिसको नाम जारी बोला जाता है, आपका जो नाम जो ट्रांसफर होता है लैंड का, उसके बाद टैक्स, फिर परमिशन, ये सारी चीजें जो है इस योर प्रो कार्ड के अंतर्गत रहने वाला है। अभी योर प्रो कार्ड के बारे में हम आगे और न्यूज आएगा इसके बारे में, कितना डिजिट का रहना चाहिए ये सब,
तो हम आगे कवर करेंगे, बट अभी के टाइम पे बस ये एक तरह का स्टेप या तो एक तरह का इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा न्यूज़ है आपको मिलने वाला। ठीक है, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट आपको मिलेगा कि नेशनल इंडस्ट्री रिसर्च एंड डेवलपमेंट काउंसिल जो गुरुग्राम बेस्ड है, इन्होंने लॉन्च किए इंड ऐप। इंड ऐप का फुल फॉर्म आपको मिलेगा इंडिया इंडस्ट्रियल एम्पावरमेंट एप्लीकेशन, जो कि एक तरह का सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म होने वाला है, जिसके अंतर्गत जो एमएसएमई है उनका बिजनेस प्रोसेस इजी हो पाए, इसी वजह से इसको लॉन्च किया गया। कैसे इजी होगा? गवर्नमेंट अप्रूवल, रियल टाइम मार्केट डेटा, बिजनेस अपॉर्चुनिटी और सेक्टर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दिया जाएगा इस ऐप में, तो उसकी वजह से जो भी एमएसएमई है वो अपना बिजनेस आराम से कर पाए, इसी वजह से इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बीएल वर्मा जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया हुआ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट जरूर है ये, और ये आपको मिलेगा। कल मैंने आपको शायद से इसका क्विज में आपको क्वेश्चन में कराया था टेलीग्राम ग्रुप में, तो उसमें से मैंने आपको ये ऑप्शन पूछा गया था कौन सा नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत कल का भी न्यूज़ आपको मिलने वाला। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपको मिलेगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टोटल 305 करोड़ रुपए जो है टेक्सटाइल फोकस रिसर्च असिस्टमेंट मॉनिटरिंग प्लानिंग एंड सेटअप स्कीम को दिया गया। अब ये एक तरह का स्कीम है जिसके अंतर्गत टोटल 6 साल के लिए 305 करोड़ रुपए दिए गए हैं कि अपना जो इंडिया है, इंडिया का जो टेक्सटाइल इकोसिस्टम है वो बूस्ट हो पाए बाय रिसर्च, इनोवेशन, डेटा सिस्टम, ये सब यूज करते हुए। स्पेशली जो स्टार्टअप्स हैं उनको जो है यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा लॉन्च किया गया है, और ये एक तरह का सेंटर सेक्टर स्कीम है। अब सेंटर सेक्टर स्कीम मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो भी फंडिंग है 100% वो सेंट्रल गवर्नमेंट करने वाली है। दूसरा एक और वर्ड आपको दिखता होगा कहीं ना कहीं स्कीम में, वो आपको मिलेगा सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम में सेंटर भी पैसा लगाता है, उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट भी पैसा लगाता है। मेजरली स्टेट्स में आपको मिलेगा कि सेंटर यहाँ पे 60% लगाता है और स्टेट जो है 40% लगाती है। नॉर्थ ईस्ट का केस अलग रहता है, नॉर्थ ईस्ट में 90% सेंटर लगाती है, बाकी 10% नॉर्थ ईस्ट या हिमालयन रीजन की बात करें वहाँ पे 10% बाकी स्टेट्स लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ की कंपोनेंट्स हैं जहाँ पे इनका फोकस रहने वाला है। एक तो आपको मिलेगा रिसर्च एंड इनोवेशन, डेटा एंड एनालिसिस, डायग्नोसिस, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल स्टैटिस्टिक्स सिस्टम, कैपेसिटी डेवलपमेंट एंड नॉलेज इकोसिस्टम, स्टार्टअप्स एंड इनोवेशन सपोर्ट। तो ये कुछ फीचर्स हैं इस स्कीम के अंतर्गत, ये भी आपको पढ़ते हुए चलना है। एग्जामिनर आपको यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, कुछ एमयूज के ऊपर पढ़े तो आपको मिलेगा कि एसबीआई, देख सकते हो एसबीआई और बैंक ऑफ इंडिया दोनों मिलके जो है एक साइड से जो बड़े प्रोजेक्ट्स रहते हैं उसको फंडिंग करने का काम करेंगे। ये जो आपको लड़की दिख रही है इसको मान लेते हैं, ये जो है बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स रहते हैं, उसके लिए पैसा ले रही है। किससे? एसबीआई से और बैंक ऑफ इंडिया से। ठीक है, और दोनों मिलके एक साइड से को लैंडिंग करने का काम करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? एक तरह से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं, जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होंगी इन प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए। प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट रहते हैं उसमें को लैंडिंग करने का इनका काम रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट एक तरह का लॉन्चेस मिलने वाला है कि इसरो ने लॉन्च किया है आनंद सेंटर फॉर एक्सीलेंस फॉर नेविगेशन। ये आपको मिलेगा तिरुवनंतपुरम में लॉन्च किया गया है, केरला में। इसका काम क्या रहने वाला है? एक तरह का इंडिया का पहला नेविगेशन टेक्नोलॉजी हब की तरह इसको बनाया गया है। ठीक है, जो इंडिया का जो प्राइवेट जो नेविगेशन सिस्टम डेवलपमेंट जो है इसके अंतर्गत होने वाला। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करें या तो डिफेंस के बारे में बात करें, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिलने वाली है। तो इन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन सागर बंधु। अभी ऑपरेशन सागर बंधु कहाँ पे लॉन्च किया गया? ये आपको मिलने वाला है श्रीलंका में। इसको श्रीलंका में लॉन्च किया गया। श्रीलंका में क्यों लॉन्च किया गया? क्योंकि श्रीलंका में एक साइक्लोन आया हुआ है जिसका नाम आपको दितवा मिलने वाला है। दितवा जो है आपको यमन से ये वर्ड मिलने वाला है, यमन से लिया गया है। ठीक है, तो ये साइक्लोन के बारे में बात करें तो ये साइक्लोन बहुत ज़्यादा डैमेज कर रहा है श्रीलंका को, और इंडिया ही नहीं बाकी ऑल ओवर दी वर्ल्ड जितने भी बड़े बड़े कंट्रीज है, यूएसए, ये सब ने भी जो है सपोर्ट करने की बात की गई है। तो इंडिया जो है यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ जो है श्रीलंका को भेजा है। किस तरह से भेजा है? एक तो इंडियन नेवी की तरफ से जो आईएनएस विक्रांत है ये गया हुआ है, उसके साथ जो आईएनएस उदयगिरी है ये भी गया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो इंडियन नेवी जो है जो भी श्रीलंका है उनको जो है जो भी किट है, मेडिकल किट है, ये सब देने का काम कर रही है। इसके साथ ही इंडियन एयरफोर्स का जो C-130J हार्कुलस है, ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्ट आपको मिलने वाला है एयरक्राफ्ट है। उसके साथ ही IL-76 जो कि एक तरह का वापस से ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, इसको भी भेजा गया है।
यहाँ पे आपको दो तरह के जो है मेडिकल क्यूब्स मिलने वाला है, BIS सम ऐसा बोला जाता है इस मेडिकल क्यूब को। इसके अंतर्गत क्या रहता है कि जो भी हॉस्पिटल की नीड होती है, एक हॉस्पिटल में जो भी चीज़ें होती है, जैसे बेड होता है, स्टेयर्स बेड होता है, उसके साथ जो भी इक्विपमेंट रहता है वो एक क्यूब के अंतर्गत जो है रखा जाता है, और वो क्यूब जो है अभी के टाइम पे श्रीलंका को भेजा गया है। ऐसा सेम तरह का क्यूब आपको मिलेगा जमैका और फिर क्यूबा को भेजा था, ठीक है। अभी हमने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था, जमैका और क्यूबा को भी भेजा था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे भी साइक्लोन आया हुआ था, ठीक है। तो वहाँ पे भी साइक्लोन आया था, इसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो है 20 ऐसे जो है क्यूब भेजे गए थे, श्रीलंका में सिर्फ 2 भेजे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट पढ़े तो नेक्स्ट आपको अवार्ड मिलने वाला है 40 UN पॉपुलेशन अवार्ड 2025 का इंस्टीट्यूशनल बेसिस पे, यह तो इंस्टीट्यूशनल कैटेगरी के बेसिस पे जो है इंटरनेशनल यूनियन फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को दिया गया है। ये अवार्ड आपको मिलने वाला है लॉन्ग स्टैंडिंग जो ग्लोबल कंट्रीब्यूशन करता है इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन साइंस, डेमोक्रेटिक रिसर्च, एविडेंस बेस्ड पॉपुलेशन पॉलिसीज, उनको जो ये अवार्ड दिया जाता है। अभी के टाइम पे इंटरनेशनल यूनियन फॉर साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन को ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, 1 स्टार में आएगा। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़े तो आपको मिलेगा 31 सुल्तान अजलन शाह कप 2025 का हो रहा था मलेशिया में, जिसको बेल्जियम ने जीत लिया है, और बेल्जियम का ये पहला ऐसा कुछ कप रहने वाला है। ये गेम किस में खेला जाता है? हॉकी में खेला जाता है। टोटल 6 टीम आपको मिलने वाली है, जापान, कनाडा, उसके साथ साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया भी है, आई थिंक न्यूजीलैंड है, सॉरी न्यूजीलैंड है, और फिर आपको मिलने वाला है मलेशिया और फिर इंडिया। इसमें इंडिया का रैंक आपको सेकंड याद रखते हुए चलना है। इंडिया के जो कैप्टन थे वो आपको संजय राणा मिलने वाले हैं, न्यूजीलैंड को ब्रॉन्ज मिला है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है न्यूजीलैंड वाला पार्ट, इंपॉर्टेंट सिर्फ आपको इंडिया मिलने वाला है, इनके कैप्टन का नाम याद रखना है। और सिल्वर दिया गया है तो क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब जो एग्जामिनर है वो भी नहीं चाहता कि हमारा इंडिया जब सेकंड आए तब पूछा जाए क्वेश्चन। फर्स्ट एवर होता तो डेफिनेटली पूछा जाता, लेकिन इंडिया सेकंड आता है तब नहीं पूछा जाता, इंडिया को ब्रॉन्ज मिलता है तब नहीं पूछा जाता, इंडिया को गोल्ड मिलता है तब पूछा जाता है, या फर्स्ट एवर इंडिया को कुछ मिलता है तब पूछा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, एक और चीज इंपॉर्टेंट है, आपको सुल्तान जो अजलल मिलने वाला है ये कब किससे रिलेटेड है ये पूछा जाता है सीधे। आपको पता होगा आजकल ऐसे क्वेश्चंस बनते आ रहे हैं, बहुत टाइम से बनते हुए आ रहे हैं, अभी नहीं बन रहे, 2019-20 से बनते आ रहे हैं। तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए ये लिंक है किसके साथ, हॉकी के साथ। जब आपको पता होगा ये हॉकी के साथ लिंक है तो आप आंसर दे पाओगे। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछता है, IPS क्लर्क में पूछा गया हुआ है, और पिछले बहुत बार जो है ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं DBS बैंक इंडिया ने टोटल 1280 करोड़ रुपए आपको मिलने वाला है, लोन दिया है टाटा इंटेलियन पार्क जो गुरुग्राम में बनने वाला है इसके लिए, ठीक है। बस इतना से याद रख लो, काफी है, ठीक है। प्रोजेक्ट का नाम थोड़ा याद रखते हुए चलना, कहाँ पे प्रोजेक्ट बन रहा है, गुरुग्राम में बनते हुए चलना, बस इतना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर बढ़े, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गई। नेक्स्ट न्यूज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि एडीबी ने आसाम को 398.8 मिलियन जो है आपको $US जो है जैसे लोन दिया है, कि आसाम का जो गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ठीक है। दूसरा आपको मिलेगा 77 मिलियन मेघालय को दिया गया है, कारण कि जो मेघालय का जो टूरिज्म सेक्टर है उसको बढ़ाने के लिए, ठीक है।